इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आरएलसी सर्किट। इसके ऊपर डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे वाले 2-3 जो टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। देखो सबसे पहले तो सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब क्या है, तो हम अगर सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं आपस में एक साथ, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आर, एल और सी, इन तीनों को हमने एक साथ सीरीज में लगा दिया, तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट बोलते हैं। इसके अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने एक एसी करंट सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लगा रखा है, एक एसी करंट सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है जी। अब देखो बिल्कुल इजी है एकदम। जब रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होता है तो आपको पता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। क्या रहते हैं, करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 रेजिस्टेंस के लिए। इंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है +π/2 और कैपेसिटर के लिए होता है फेज डिफरेंस -π/2। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी ये तीनों चीजें अलग अलग पढ़ चुके हैं, तो ये हमको पता है। ठीक है। सर्किट में जो करंट लगा रखा है, करंट सोर्स लगा रखा है, एसी करंट सोर्स, उसकी वैल्यू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट की, आई नॉट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो 3 कंपोनेंट यहां पे कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा दो। V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसको मैं वी आर बोल देता हूं, तो वी आर आएगा अपने पास में आई नॉट इंटू आर। भाई मैक्सिमम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको VL बोल देते हैं, तो VL कितना होगा, ये होगा आई नॉट इंटू, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सएल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आर की जगह एक्सएल लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से कैपेसिटर का जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको VC बोल देते हैं, तो VC क्या आएगा बोलो, आई नॉट इंटू XC आएगा। क्या आएगा, आई नॉट इंटू XC आएगा। ये आ गया अपने पास में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ई नोट बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम ई नोट बोलेंगे। भाई यहाँ पे करंट की वजह से जो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तीनों कंपोनेंट के क्रॉस, उसको हमने VR, VL और VC बोल दिया, और तीनों को ऐड करोगे तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, ई नोट। ई नोट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे अब फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए देखो करंट का फेजर बनाते हैं। सबसे पहले करंट का फेज कितना दिखा रखा है, ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल के ऊपर हम करंट का फेजर दिखा देते हैं। ये लो जी करंट का फेजर कितने एंगल पे दिखाना है, ओमेगा टी। लेकिन आप थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाने के लिए एक काम और कर सकते हो। मान लो कि मैं t इक्वल टू 0 टाइम पे देख रहा हूं, एट t इक्वल टू 0, तो फेज ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम ये जो t इक्वल टू 0 है इस टाइम पे हम फेजर को ड्रॉ करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे तो फेज की वैल्यू 0 रहेगी, इसका मतलब एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे आपको करंट का फेजर दिखाना पड़ेगा। कितने एंगल पे दिखाया, 0 डिग्री एंगल पे, मतलब इसी लाइन पे दिखा दिया। क्यों दिखाया ऐसा, क्योंकि हम t इक्वल टू 0 पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। टी टाइम पे ड्रॉ करोगे तब तो यहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टी टाइम पे फेज कितना है, ओमेगा टी, उसके अकॉर्डिंग यहां पे दिखाना पड़ेगा। फिर इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगली बात, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VR, जिसको हमने क्या लिखा, आई नॉट इंटू आर। अब इसको आपको डायग्राम में दिखाना है। कहां पे दिखाओगे, तो आपको पता है जब रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब जिस लाइन पे करंट है उसी लाइन पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VR, उसको हमको ड्रॉ करना है। इसी लाइन पे हमको किसको ड्रॉ करना है, VR को ड्रॉ करना है। सेम लाइन पे क्यों ड्रॉ कर दिया भाई, क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस सेम फेज में होता है हमेशा।
अब हम बात करेंगे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VL, उसको कहां पे दिखाएंगे? तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा करंट से π/2 एंगल आगे होता है। कितना एंगल आगे होगा? π/2 एंगल। तो करंट का जो फेजर है उससे π/2 एंगल आगे, यानी कि यहां पे हम किसको दिखा देंगे? यहां पे हम दिखाएंगे VL को। VL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब? एसी सर्किट के अंदर, वो हमेशा लेग करता है और करंट लीड करता है भाई π/2। इसलिए देखो फेज डिफरेंस माइनस में आता है, -π/2। तो अब यहां पे क्या दिखाना है? यहां पे हमको अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिखाना है तो उसको तो हमने करंट से आगे दिखाया है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को दिखाना है तो उसको करंट से π/2 एंगल पीछे दिखाएंगे। यहां पे दिखाना पड़ेगा, नीचे दिखाना पड़ेगा उसको। ये है VC। आया समझ में? अब यहां पे मैंने 3 वेक्टर ड्रॉ कर रखे हैं वोल्टेज के लिए, VR, VL और VC, और इन तीनों का सम क्या आएगा? E0 आएगा। जब VR, VL, VC इन तीनों को आप ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? E0। तो E0 कहां पे आएगा उसको दिखाएंगे। अब सबसे पहले तो देखो यहां पे कौन सा एडिशन करना है? इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। भाई वेक्टर्स को ऐड करने के लिए डायरेक्टली हम ये थोड़ी करते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का 10 है, एक का 15 है, और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो तीनों को सीधा ही जोड़ दिया। नहीं, उसके लिए वेक्टर एडिशन के मेथड यूज किए जाते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो VL ऊपर है, VC नीचे, और मान लो VL बड़ा है ना, VL की वैल्यू ज्यादा है थोड़ी VC से, तो ये बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये छोटा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये हमने एज्यूम किया एक बार। तो VL में से VC को माइनस करोगे तो कितना आएगा? VL में से VC को माइनस कर दो, क्या आएगा? VL माइनस VC आ जाएगा। और कहां पे आएगा? तो VL बड़ा वेक्टर है, VC छोटा वेक्टर है, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा, VL माइनस VC और VR, अब इन दोनों को ऐड करना है। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC, ये है यहाँ पे VR। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसी का ही तो नाम रखा हमने E0। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच में आएगा और उसी का नाम क्या है? E0 है। तो E0 को कैसे कैलकुलेट करें? तो आप खुद बताओ। ये कौन सा वेक्टर है? VR। ये कौन सा वेक्टर है? VL माइनस VC। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब जैसे दो वेक्टर उनके बीच का एंगल पता हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ जी, उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बता दो। उसके लिए फॉर्मूला होता है E0 इक्वल टू, E0 इन दोनों का रिजल्टेंट है इसलिए E0 लिखा है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद करो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे चिपकाना है। पहला वेक्टर है VR, तो VR स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर है VL माइनस VC, इसका स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 2 इंटू VR इंटू VL माइनस VC इंटू कॉस 90। और आपको पता है कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वो जो तीसरी टर्म आएगी ना वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे उसको नहीं लिखना है यहाँ पे। तो बस यही अपना वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम VR को I0 इंटू आर लिख सकते हैं? यहां से देखो I0 इंटू आर लिख सकते हो ना। और ऐसे ही VL को I0 इंटू XL और VC को I0 इंटू XC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो I0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और तीनों का स्क्वायर हो रहा है। देखो यहाँ पे भी I0 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखो होल स्क्वायर है, इसका मतलब I0 यहाँ पे भी स्क्वायर होके है। तो I0 स्क्वायर को अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बाहर आएगा? I0 बाहर आएगा। I0 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालोगे कॉमन लेके तो I0 बाहर आएगा। यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा XL, यहाँ पे बचेगा XC और उसका होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे I0 को अगर E0 के नीचे लिख देंगे, E0 अपॉन I0 बन जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये जो अपने पास में E0 अपॉन I0 है, याद करो इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज अपॉन करंट को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज आ गई। मैं इसको रेजिस्टेंस टाइप की चीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं है। इसी सर्किट में तीन चीजें कनेक्टेड है, R, L और C। तो ये एक्चुअल में तीनों का मिला के जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया ना वो है ये।
ई नोट अपॉन आई नोट जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, ये क्या चीज है, ये इन तीनों का मिला के ओवरऑल रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टर एसी को कितना रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर, एक इंडक्टर कितना रोकता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एक कैपेसिटर कितना रोकता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। अब तीनों को लगा दिया एक साथ ही सर्किट में, अब तीनों मिलके रोकेंगे, तो तीनों मिलके कितना रोक रहे हैं उसको हमने क्या बोला, ई नोट अपॉन आई नोट, जो कि इसके बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और इसका भी फिर एक नाम रख दिया, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस बोलेंगे इसको। मतलब आरएलसी सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसका नाम होता है इंपीडेंस। क्या नाम होता है, इस जेड को हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये लो जी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला फॉर्मूला भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फॉर्मूला और बता देता हूं। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला और देख लो। अगर बोले कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, तो देख के बता सकते हो क्या कौन आगे है, वोल्टेज आगे है या करंट आगे है। वोल्टेज आगे है, कितना आगे है, तो इस एंगल को हम फाई बोल देते हैं एक बार। फाई मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। भाई वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम फाई लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाई है ये क्या चीज है, ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। कितना है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो ये एंगल बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये काम करते हैं, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको पकड़ो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस कितना वी आर, परपेंडिकुलर कितना वी एल माइनस वी सी। ये वाली जो साइड होगी ना ये वी एल माइनस वी सी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं टेन फाई लिखता हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी, बेस है वी आर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो चाहे इसको, टेन फाई बराबर वी एल को आई नॉट इंटू एक्सएल लिख दो, वी सी को आई नॉट इंटू एक्सी लिख दो, वी आर को आई नॉट इंटू आर लिख दो। आई नॉट ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो टेन फाई किसके बराबर आया, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। यानी कि अगर हमें फाई चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये इधर जाता है तो टेन इनवर्स लिखा जाता है, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये लो जी आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले डिराइव करने। तो इनके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको बोलेंगे कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसमें इंपीडेंस और करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के, इन चीजों को लिख के, सारी चीजें डायग्राम बना के, फेजर डायग्राम और सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए ये फॉर्मूले आपको डिराइव करके बताने होते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं है ना। बेसिक चीजें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हमने फाइंड किए ना इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। देख लो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कुछ स्पेशल केस आपको बताता हूं। जैसे अगर किसी भी आरएलसी सर्किट की बात की जाए तो उसके अंदर इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहा हूं, आरएलसी सर्किट, कौन सा सर्किट, आरएलसी सर्किट। तो इसमें इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें बना दिया जाता है एक स्पेशल केस। केस क्या है, कई केस है, एक ही नहीं कई केस है। पहला केस कि अगर आरएल सर्किट दे रखा हो तब क्या करना है, कौन सा सर्किट, आरएल सर्किट दे रखा हो तब क्या करेंगे। आरएल मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर कनेक्ट करना ही नहीं है। क्या कनेक्ट नहीं करना, कैपेसिटर नहीं लगाना, सिर्फ आर और एल को एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाना है। तो इंपीडेंस कितना मिलेगा और फेज डिफरेंस कितना मिलेगा। तो क्योंकि सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जो चीज सर्किट में नहीं है उसको जीरो मान लो। एक्सी की वैल्यू जीरो यहां पे और यहां पे पुट करो, बताओ इंपीडेंस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि इस एक्स को जीरो पुट करोगे तो एक्सएल का स्क्वायर होके एक्सएल स्क्वायर बन जाएगा ये। ऐसे ही बताओ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से, टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, एक्स तो जीरो हो गया ना ये आंसर। अगर आपको बोले कि नहीं जी आरसी सर्किट के लिए बताओ हमको तो आरसी सर्किट के लिए बताओ, तो कौन नहीं है इस बार, इंडक्टर नहीं है तो एक्सएल को जीरो मान लो, जो चीज सर्किट में नहीं है उसको जीरो मान लेना है। एक्सएल जीरो पुट करके देखो क्या फॉर्मूले बनते हैं, इंपेडेंस बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल जीरो पुट करोगे तो माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्सी स्क्वायर आ गया। और फेज डिफरेंस कितना आएगा करंट और वोल्टेज के बीच का, टेन इनवर्स माइनस एक्सी बाई आर। ये देखो इसको जीरो बना दोगे तो माइनस एक्सी बाई आर, यानी कि माइनस में आएगा आंसर। माइनस में आंसर आने का मतलब है कि आरसी सर्किट के अंदर कौन लीड करेगा, तो अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आता है तो हमको पता है करंट लीड करता है, अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना वोल्टेज लीड करेगा, और अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना करंट लीड करेगा। ठीक है, इस तरीके से बताना है। अच्छा जी, फोर्थ केस ये भी तो हो सकता है कि एलसी सर्किट दे रखा हो, तो इस बार किसको जीरो मान लोगे, आर को जीरो मान लेना। तो बताओ इंपेडेंस कितना हो गया, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर तो जीरो मान लेना है, तो यह आएगा जीरो प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू आ गई एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, मोड का सिंबल लगा देता हूं यहाँ पे। मोड क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है एक्सएल ज्यादा हो एक्सी से, या ये भी हो सकता है कि एक्सी ज्यादा हो एक्सएल से। आंसर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता उसी तरीके से इंपीडेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए एक्सएल बड़ा हो एक्सी से या एक्सी बड़ा हो एक्सएल से, दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वही अपना आंसर होगा पॉजिटिव में। फेज डिफरेंस कितना आएगा करंट और वोल्टेज के बीच का, तो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई जीरो, है ना, ऐसे लिखना है। तो बताओ आंसर क्या आया। अब कोई भी चीज है उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो तो इनफाइनाइट बन जाता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाय टू। अगर एक्सएल ज्यादा एक्सी से तो प्लस पाई बाय टू आएगा आंसर, और एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है तो माइनस का पाई बाय टू आंसर आएगा, तो मैं प्लस माइनस पाई बाय टू लिख देता हूं फेज डिफरेंस। तो एलसी सर्किट दे रखा हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय टू का होगा। करंट और वोल्टेज के बीच में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, अगर एक्सएल ज्यादा है एक्सी से तो वोल्टेज लीड करेगा क्योंकि फेज डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्सएल कम है एक्सी ज्यादा है, कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो उस केस में आंसर नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब होगा करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो ये स्पेशल केस भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है आरएल सर्किट दे रखा हो, आरसी सर्किट दे रखा हो या एलसी सर्किट दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले यूज करने हैं फिर। ठीक है।